विजयनगर राज्य में वीरभद्र नाम का एक बहुत बड़ा और प्रसिद्ध व्यापारी रहा करता था। उसकी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उसे न केवल एक सफल व्यापारी के रूप में जानते थे बल्कि एक दयालु और न्यायप्रिय इंसान के रूप में भी सम्मान देते थे। वीरभद्र अपनी आलीशान हवेली में अपनी पत्नी रूपरेखा और पुत्र अशोक के साथ रहता था। उसका परिवार उसकी सादगी और उदारता की मिसाल था। हालांकि वीरभद्र की सफलता और समृद्धि के पीछे उसकी कड़ी मेहनत और ईमानदारी का हाथ था जिसे वह कभी नहीं भूलता था। एक दिन की बात है, वीरभद्र अपनी हवेली के बाहर टहल रहा था। सुबह की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी और पक्षियों की मधुर चहचहाहट उसके मन को शांति दे रही थी। तभी उसकी नजर दूर से आते हुए एक व्यक्ति पर पड़ी। वह व्यक्ति धीरे धीरे वीरभद्र के पास आ पहुंचा और हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर थकान और चिंता के भाव साफ झलक रहे थे। राम राम वीरभद्र जी, उस व्यक्ति ने वीरभद्र से कहा। उसकी आवाज में विनम्रता और आदर झलक रहा था। मैं हरियाली आपू गांव का मुखिया हूँ। मेरे गांव में जितनी भी जमीनें हैं वे सब आपकी हैं, या यूं कहूं कि आपकी ही जमीनों पर मेरे गांव के किसान खेती करते हैं। मुखिया की बात सुनकर वीरभद्र के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान खिल उठी। उसने स्नेह भरी आवाज में कहा, मुखिया जी, मैं आपको पहचानता हूँ। पिछली बार जब मैं हरियाली आपू गांव आया था तब मैं आपके ही घर कुछ देर के लिए ठहरा था। क्या आपको वह दिन याद है? मुखिया के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। हाँ महोदय, अच्छी तरह याद है। आपका बड़पन है कि आप इतने बड़े व्यापारी होकर भी हम जैसे गरीबों को नहीं भूलते। वीरभद्र हल्की हंसी के साथ बोले, मुखिया जी, मेरे पिता हमेशा कहा करते थे कि इंसान को अपना बुरा समय कभी नहीं भूलना चाहिए। किसी समय में मैं भी धनवान नहीं हुआ करता था। मैंने भी वही संघर्ष देखे हैं जो आप सब देखते हैं। इसी कारण मैं आपके दुख दर्द को भलीभांति समझ सकता हूँ। वीरभद्र की बात सुनकर मुखिया के मन में उसके प्रति और भी सम्मान बढ़ गया। महोदय, आपके बारे में कौन नहीं जानता, पूरा विजयनगर जानता है कि आपने अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पर यह मुकाम पाया है। आपकी कामयाबी उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कहते हैं कि केवल बेईमानी के रास्ते से ही धन कमाया जा सकता है और सफलता पर पहुंचा जा सकता है। वीरभद्र ने मुखिया की ओर देखा और गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह अपने अतीत को याद कर रहा हो। मुखिया जी, सफलता का कोई छोटा या आसान रास्ता नहीं होता। यह सिर्फ मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से मिलती है। मैंने अपने जीवन में यही सीखा है कि सच्चाई और ईमानदारी से मिली सफलता ही टिकाऊ होती है। मैंने भी संघर्ष किया है और मैं जानता हूँ कि गरीबी क्या होती है। इसीलिए मैं हमेशा जरूरतमंदों की मदद करने की कोशिश करता हूँ। धन का असली मूल्य तो तभी है जब वह लोगों के हित में आए। गांव के मुखिया वीरभद्र से बात तो कर रहे थे, पर उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें झलक रही थी, मानो उनका हृदय किसी भारी बोझ से दबा हुआ हो। वे भारी मन से वीरभद्र के साथ औपचारिक बातें कर रहे थे, परंतु मन में चिंता थी कि कहीं साहूकार और जमींदार उनके हिस्से की रकम काट न लें। सच बात यह थी कि इस साल बारिश ने गांव वालों का साथ नहीं दिया था, जिससे फसलें सूख गई थी और किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया था। अब जब खेतों से उपज कम हुई थी तो किसान परेशान थे। जब वीरभद्र ने महसूस किया कि मुखिया भीतर ही भीतर किसी परेशानी में हैं, किंतु कहने में संकोच कर रहे हैं, तो उन्होंने स्वयं पूछ लिया, क्या बात है मुखिया जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। गांव में सब कुछ ठीक तो है? मुखिया ने सिर झुकाकर आदरपूर्वक कहा, बात ऐसी है मालिक कि इस साल बारिश कम हुई, इसलिए हमारी फसल भी कमजोर रह गई। किसान बेहद चिंतित है कि कहीं उनकी मेहनत की कमाई पर कोई आंच न आए, इसलिए मैं उनके लिए विनती लेकर आया हूँ। वीरभद्र ने उनकी ओर देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ बोला,
मुखिया जी, मैं सब समझता हूँ। किसानों ने जो भी परिश्रम किया है उसका पूरा मूल्य उन्हें मिलेगा। उनसे कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। भले ही यह जमीन मेरी है, पर उस पर मेहनत उन्होंने की है और उनकी मेहनत का सम्मान करना मेरा धर्म है। आप निश्चिंत होकर जाइए और गांव के सभी किसानों से कह दीजिए कि उन्हें उनका पूरा धन मिलेगा। मुखिया की आंखों में चमक आ गई। वह भावुक होकर वीरभद्र को प्रणाम करते हुए बोले, आपका हृदय सचमुच बहुत बड़ा है मालिक। यह सुनकर गांव के सभी किसानों को राहत मिलेगी। वीरभद्र ने हल्के स्वर में कहा, मुखिया जी, यह जमीन और यह धन किसी का नहीं, सब कुछ ऊपर वाले की देन है। हम केवल माध्यम हैं और हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों के अधिकारों की रक्षा करें। मुखिया संतोष और कृतज्ञता के भाव से भरकर वहां से लौट गए। जब गांव में यह खबर पहुंची तो किसानों की आंखों में खुशी के आंसू थे। उनके दिलों में वीरभद्र के लिए आदर और प्रेम और भी बढ़ गया। उस दिन गांव में एक नई रोशनी आई थी, दया और न्याय की रोशनी जो सदियों तक जलती रही। गांव के मुखिया के जाते ही वीरभद्र ने अपने बेटे अशोक को पास बुलाया। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे कोई महत्वपूर्ण कार्य उसे सौंपने वाला हो। बेटा अशोक, आज हमें केशव नगर के प्रसिद्ध व्यापारी सेठ रतन दास के घर जाना है। उन्होंने सोनापुर राज्य से सोने का जो हार मंगवाया था वह आज उन्हें सौंपना है। हार तुम्हारे पास सुरक्षित है ना? अशोक ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, जी पिताजी, वह हार मैंने अपने कक्ष में रखा है। आप चिंता न करें, वह पूरी तरह सुरक्षित है। वीरभद्र ने बेटे की बात सुनकर संतोष की सांस ली। फिर दोनों ने तैयार होकर सेठ रतन दास के घर की ओर प्रस्थान किया। यात्रा के दौरान वीरभद्र अशोक को व्यापार और ईमानदारी के महत्व की सीख देता रहा। अशोक ध्यानपूर्वक अपने पिता की बातों को सुन रहा था। उसकी आंखों में अपने पिता जैसा सफल व्यापारी बनने का सपना झलक रहा था। कुछ ही घंटों बाद दोनों सेठ रतन दास की आलीशान हवेली में पहुंच गए। हवेली का वैभव देखते ही बनता था। बड़े बड़े संगमरमर के खंभे, झूमर से झिलमिलाती छत और चारों ओर रेशमी पर्दे लहराते हुए हवा में झूम रहे थे। नौकर चाकर उनकी अगवानी करने के लिए तत्पर खड़े थे। सेठ रतन दास अपनी विशाल हवेली के आलीशान कक्ष में बैठे थे। चारों ओर मखमली पर्दे झूल रहे थे, दीवारों पर सुनहरी नक्काशी की गई थी और एक कोने में चंदन की धूप अपनी सुगंध बिखेर रही थी। ठीक सामने सोने की कारीगरी से जड़ा एक विशाल सिंहासन नुमा आसन था, जिस पर सेठ जी विराजमान थे। तभी दरवाजे पर हलचल हुई। नौकरों ने आदरपूर्वक सिर झुकाकर एक आगंतुक को भीतर आने की अनुमति दी। दरवाजे से तेज चाल चलता हुआ वीरभद्र अंदर आया। उसके पीछे उसका बेटा अशोक था। सेठ रतन दास ने जब वीरभद्र को देखा तो उनका चेहरा खिल उठा। आओ 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 वीरभद्र, स्वागत है तुम्हारा। सेठ जी ने उल्लासपूर्वक कहा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वह हार जो मैंने तुमसे सोनापुर राज्य से मंगवाया था, क्या तुम उसे लाए हो? वीरभद्र ने मुस्कुराते हुए अपने बेटे अशोक की ओर देखा। अशोक ने झट से अपने थैले से एक सुंदर मखमली डिब्बा निकाला और उसे वीरभद्र को सौंप दिया। वीरभद्र ने धीरे से वह डिब्बा खोलकर सेठ जी के सामने बढ़ा दिया। सेठ रतन दास ने जब हार पर नजर डाली तो उनकी आंखें चमक उठीं। वह हार सचमुच बेमिसाल था। सोने से तराशी गई बारीक बनावट, बीचों बीच जड़ा अनमोल नीलम और चारों ओर नन्हे नन्हे हीरे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह इसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। वाह, यह तो सच में अनुपम है। सेठ जी ने प्रशंसा भरी नजरों से हार को देखते हुए कहा, बताओ इसकी क्या कीमत है? वीरभद्र ने विनम्र स्वर में एक उचित राशि बताई। सेठ जी ने मुस्कुराते हुए वह रकम गिनकर वीरभद्र के हाथ में रख दी। लेकिन फिर वह बोले, वीरभद्र, अगर तुम चाहते तो इससे दुगुनी या तिगुनी कीमत भी मांग सकते थे। फिर भी तुमने इतनी कम रकम क्यों ली? वीरभद्र ने सहजता से उत्तर दिया,
सेठ जी, मैंने इस हार में जो मेरा उचित लाभ था वह ले लिया है। मैं अनैतिक रूप से अधिक धन अर्जित करने में विश्वास नहीं रखता। और फिर यह हार आपने अपनी बिटिया के लिए मंगवाया था। आपकी बिटिया हमारी भी बिटिया समान है, ऐसे में मैं इसकी ज्यादा कीमत कैसे ले सकता था। सेठ रतन दास यह सुनकर गदगद हो उठे। उनकी आंखों में वीरभद्र के प्रति और भी अधिक सम्मान उमड़ आया। वाह 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 वीरभद्र, मैंने तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम ईमानदारी और सच्चाई की कमाई पर विश्वास रखते हो, लेकिन आज तुम्हें देख भी लिया। सचमुच तुम्हारे जैसे लोग ही इस दुनिया को सुंदर बनाते हैं। दिल खुश हो गया। वीरभद्र हल्की मुस्कान के साथ उठ खड़ा हुआ। उसने सेठ जी को प्रणाम किया और अपने बेटे अशोक के साथ वापस घर के लिए रवाना हो गया। उसके चेहरे पर संतोष की चमक थी और मन में इस बात का गर्व कि उसने एक बार फिर अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। बाजार के रास्ते से गुजरते हुए अशोक ने अपने पिता से कहा, पिताजी, अगर हम यह हार ऊंची कीमत में बेचते तो हमें अधिक लाभ होता। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? वीरभद्र ने बेटे के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, सच्चा लाभ केवल धन में नहीं होता, बल्कि सम्मान और आत्मसंतोष में भी होता है। ईमानदारी की कमाई भले ही कम लगे, लेकिन उसका सुख सबसे बड़ा होता है। अशोक ने अपने पिता की बात को गहराई से समझा और सिर हिलाकर हामी भरी। वह जान गया कि उसके पिता केवल व्यापारी ही नहीं, बल्कि सच्चे इंसान भी हैं। शाम का समय था। सूरज अपनी लालिमा बिखेरते हुए क्षितिज के उस पार ढलने को था। हल्की हल्की हवा बह रही थी और पक्षियों का कलरव वातावरण में मधुर संगीत घोल रहा था। वीरभद्र अपने बेटे अशोक के साथ घर पहुंचा। दोनों ने दिन भर की थकान मिटाने के लिए कुछ देर विश्राम किया। थोड़ी देर बाद जब संध्या आरती की मधुर ध्वनि हवाओं में गूंजने लगी, तब वीरभद्र ने अपने बेटे को पास बुलाया। बेटा अशोक, वीरभद्र ने गंभीर स्वर में कहा, कल तुम्हें प्रातः काल ही उठना है। अशोक, जो अभी अपनी माँ के हाथ का गर्म हलवा खा रहा था, चौंक कर बोला, क्यों पिताजी, कल ऐसा क्या खास है? वीरभद्र ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे क्या तुम भूल गए, इस महीने हमारे व्यापार में जितना मुनाफा हुआ है उसमें से राजा विक्रम को कर अदा करना है और कल कर चुकाने का दिन है। याद रखना, हमें समय पर राजकोष में कर जमा करना है। अशोक कुछ देर चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर एक उलझन भरी अभिव्यक्ति उभर आई। उसने धीरे से कहा, पिताजी, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। क्या बात है बेटा? वीरभद्र ने प्यार से पूछा। अशोक ने गहरी सांस ली और बोला, पिताजी, पूरा व्यापार तो आप करते हैं, दिन रात मेहनत आप करते हैं, मुनाफा भी आपका ही होता है, फिर भी आप हर बार उसका एक बड़ा हिस्सा राजा विक्रम को कर के रूप में दे देते हैं। आखिर राजा को क्या अधिकार है कि वह हमसे कर ले, और अगर हम थोड़ा कम कर दे तो उसे तो पता भी नहीं चलेगा। यह सुनकर वीरभद्र कुछ क्षण तक शांत रहे। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, यह बात केवल राजा को कर देने की नहीं, बल्कि हमारी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा की भी है। अशोक ने जिज्ञासा से पिता की ओर देखा। वीरभद्र ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, राजा विक्रम केवल हमारे शासक नहीं हैं, बल्कि पूरे राज्य के पालनकर्ता भी हैं। जिस तरह एक पिता अपने परिवार की रक्षा करता है, वैसे ही राजा अपने राज्य के हर नागरिक की रक्षा करता है। अगर वह सैनिकों को वेतन नहीं देगा तो राज्य की सुरक्षा कौन करेगा? अगर सड़कों और कुओं का निर्माण नहीं होगा तो जनता कैसे जीवन यापन करेगी? अगर न्यायपालिका को धन नहीं मिलेगा तो अन्याय का नाश कौन करेगा? अशोक अब भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। उसने तर्क दिया, लेकिन पिताजी, क्या यह जरूरी है कि हम पूरा कर अदा करें? अगर हम थोड़ा कम दे दें तो राजा को कैसे पता चलेगा? वीरभद्र ने मुस्कुराते हुए पास रखी एक मिट्टी की हांडी उठाई और उसमें से एक मुट्ठी गेहूं निकाला। फिर उन्होंने कहा, बेटा, मान लो यह गेहूं हमारी कमाई है। अब अगर मैं इसमें से कुछ दाने निकाल लूं, तो क्या इससे हांडी खाली हो जाएगी?
नहीं पिताजी, अशोक ने तुरंत उत्तर दिया। लेकिन बेटा, अगर हर व्यापारी यही सोचकर कुछ न कुछ कम कर देगा तो धीरे धीरे यह हांडी खाली हो जाएगी और फिर राज्य के खजाने में कुछ नहीं बचेगा। अशोक यह सुनकर सोच में पड़ गया। वीरभद्र ने आगे कहा, बेटा, ईमानदारी का अर्थ केवल सत्य बोलना ही नहीं होता, बल्कि अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन करना भी होता है। कर न देना केवल राजा के साथ धोखा नहीं होगा, बल्कि हमारी आत्मा के साथ भी धोखा होगा। और फिर राजा विक्रम कोई अन्यायी राजा नहीं है। वह अपने कर का सदुपयोग जनता के कल्याण के लिए ही करते हैं। संध्या का समय था और आंगन में दीपक की मध्यम लौ टिमटिमा रही थी। हल्की ठंडी हवा बह रही थी और पास के मंदिर से भजन की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। वीरभद्र ने स्नेह से अशोक के सिर पर हाथ फेरा और उसे अपनी बात समझाने के लिए बोले, बेटा अशोक, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। अशोक उत्सुकता से अपने पिता की ओर देखने लगा। वीरभद्र ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में दो व्यापारी रहते थे, रामदास और धनपाल। दोनों ही बहुत चतुर थे और व्यापार में माहिर थे, लेकिन दोनों की सोच में बहुत बड़ा अंतर था। रामदास ईमानदारी से कर चुकाता था, क्योंकि उसे विश्वास था कि राजा प्रजा की भलाई के लिए कर का सही उपयोग करेंगे। वहीं धनपाल हर बार कर चुकाने में हेरफेर करता, लालच करता और सोचता कि राजा को पता नहीं चलेगा। कुछ वर्षों बाद राजा ने पूरे राज्य में सड़कों और कुओं का निर्माण करवाया, जिससे व्यापार और भी बढ़ा। रामदास का व्यापार खूब फला फूला, क्योंकि सड़कें बनने से ग्राहकों का आना जाना आसान हो गया था। वहीं धनपाल को घाटा होने लगा, क्योंकि वह जिस इलाके में रहता था वहां विकास नहीं हुआ। आखिरकार उसकी दुकान पर ग्राहक आना बंद हो गए और वह कर्ज में डूब गया। अशोक ने ध्यान से पूरी कहानी सुनी और फिर उत्सुकता से पूछा, तो पिताजी, इसका मतलब यह हुआ कि कर न चुकाने वाले खुद ही अपने भविष्य को अंधकारमय बना लेते हैं? वीरभद्र मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही बेटा। राजा विक्रम प्रजा की भलाई के लिए जो भी धन खर्च करते हैं, वह व्यापारियों और नागरिकों द्वारा दिया गया कर ही होता है। अगर हम व्यापारी ईमानदारी से कर नहीं चुकाएंगे तो राज्य में विकास का संतुलन बिगड़ जाएगा, जिससे अंततः नुकसान हमें ही होगा। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा ईमानदारी से कमाने की ही सोचना। कभी भी अपने मन में लालच को मत आने देना। लालच केवल बुद्धि को भ्रष्ट करता है, और जो व्यक्ति अपनी बुद्धि खो देता है वह न तो अच्छा व्यापारी बन सकता है और न ही एक अच्छा इंसान। अब अशोक के चेहरे पर समझदारी का प्रकाश फैल गया। उसने आत्मविश्वास से सिर हिलाते हुए कहा, अब मैं समझ गया पिताजी, कर देना सिर्फ राजा का हक नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। अगर हर नागरिक अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाए तो राज्य और अधिक समृद्ध बनेगा। मैं भी आपकी तरह हमेशा ईमानदारी से व्यापार करूंगा और अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। वीरभद्र ने संतोष की मुस्कान के साथ अपने बेटे को देखा और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बिल्कुल सही कहा बेटा। याद रखना, सच्चाई और ईमानदारी ही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होती है। अशोक ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। वीरभद्र ने जैसे ही अपनी बात पूरी की तभी भीतर से एक कोमल मधुर आवाज सुनाई दी, अब अगर पिता पुत्र के बीच ज्ञान की गंगा प्रवाहित हो चुकी हो तो क्या मैं भोजन परोस सकती हूँ? यह आवाज थी रूपरेखा की, जो हल्की मुस्कान के साथ रसोई से बाहर आ रही थी। उसके हाथ में सुगंधित व्यंजनों से भरी थाली थी और उसकी आंखों में अपने परिवार के प्रति प्रेम झलक रहा था। वीरभद्र और अशोक ने उसकी ओर देखा और एक साथ हंस पड़े। अरे क्यों नहीं रूपरेखा, जल्दी भोजन लगाओ, सच में बहुत जोरों की भूख लगी है, वीरभद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। अशोक भी उत्साहित होकर बोला, हाँ माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। रूपरेखा ने हल्की हंसी के साथ सिर हिलाया और थाली को चौकी पर रखते हुए कहा, हाँ हाँ मुझे पता है, और आप दोनों भी अच्छी तरह जानते हैं कि मैं तब तक भोजन नहीं करती जब तक आप दोनों तृप्त होकर न खा लें। यह सुनकर वीरभद्र और अशोक एक दूसरे की ओर देख मुस्कुराने लगे।
सजी हुई चौकी पर गर्मागर्म रोटियां, सुगंधित सब्जियां, दाल, चावल और ताज़ी मलाई से सजी खीर रखी थी। पूरे घर में देसी घी की सौंधी महक फैल गई। रूपरेखा ने प्रेम पूर्वक दोनों की थाली परोसी और वीरभद्र ने पहला ग्रास लेते हुए रूपरेखा की ओर देखा। रूपरेखा, तुम्हारे हाथों के बने भोजन में जो स्वाद है वह दुनिया की किसी चीज में नहीं। रूपरेखा ने स्नेह भरी दृष्टि से अपने पति और पुत्र को देखा और संतोष की भावना से भर उठी। उसके लिए सबसे बड़ा सुख यही था कि उसका परिवार एक साथ बैठकर प्रेम और आनंद से भोजन कर रहा था। चांदनी रात में आंगन की तुलसी के पास दीपक जल रहा था, मंद हवा बह रही थी और पूरे घर में एक सुखद शांति व्याप्त थी। यह केवल एक भोजन नहीं था, बल्कि प्रेम, परिवार और संतोष का एक अनमोल क्षण था, जो हमेशा के लिए उनकी स्मृतियों में बस जाने वाला था। अगली सुबह सूरज अपनी सुनहरी किरणें बिखेर रहा था। हवाओं में ठंडक थी और पक्षियों का कलरव वातावरण को मधुर बना रहा था। वीरभद्र ने संदूक खोला, जिसमें स्वर्ण मुद्राएं रखी थी। उसने एक नजर अपने पुत्र अशोक पर डाली और मुस्कुराते हुए कहा, चलो बेटा, आज हमें राजा विक्रम को कर अदा करना है। अशोक गर्व से सिर हिलाकर पिता के साथ चल पड़ा। दोनों घोड़े पर सवार होकर राजमहल की ओर बढ़े। रास्ते में बाजार के व्यापारी और ग्रामीण वीरभद्र को आदर भरी दृष्टि से देख रहे थे। सभी जानते थे कि वीरभद्र अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए प्रसिद्ध था। जैसे ही वीरभद्र और अशोक राजमहल पहुंचे, द्वारपालों ने उन्हें देखते ही आदरपूर्वक अंदर जाने दिया। विशाल स्वर्ण जड़ित द्वार खुलते ही राजसभा का दृश्य सामने आया। बीच में सिंहासन पर राजा विक्रम बैठे थे, जो न्यायप्रिय और प्रजा के हितैषी माने जाते थे। जैसे ही उन्होंने वीरभद्र को आते देखा, उनका चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। आओ 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 वीरभद्र, राजा विक्रम उत्साह से बोले, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। वीरभद्र ने विनम्रता से सिर झुकाकर राजा को प्रणाम किया और स्वर्ण मुद्राओं से भरा संदूक आगे बढ़ाया। राजा विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ही एकमात्र ऐसे व्यापारी हो जो स्वेच्छा से कर चुकाने स्वयं राजमहल आते हो, अन्यथा बाकी लोगों से कर वसूलने के लिए हमें अपने सैनिकों को भेजना पड़ता है। यह देखकर हृदय प्रसन्न हो जाता है कि इस राज्य में तुम्हारे जैसे ईमानदार लोग भी हैं। वीरभद्र ने सहजता से उत्तर दिया, महाराज, शायद वे लोग यह नहीं जानते कि व्यापारियों द्वारा दिया गया कर न तो राजा का होता है, न ही व्यापारी का। उस कर की असली हकदार तो हमारी प्रजा होती है। यह कर हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए अदा करते हैं। यह कर जनता के हित में उपयोग किया जाता है, नई सड़कें, कुएं, विद्यालय और अस्पताल बनाने के लिए। यही कर राज्य की समृद्धि का आधार है। राजा विक्रम वीरभद्र की बात सुनकर गदगद हो उठे। उनकी आंखों में प्रशंसा की चमक थी। बिल्कुल सही कहा वीरभद्र, राजा विक्रम ने उत्साहित स्वर में कहा, काश तुम्हारे जैसे विचार सभी व्यापारियों के हो जाए तो प्रजा में कोई भी दुखी नहीं रहेगा, राज्य में कोई तकलीफ नहीं होगी और मैं स्वयं भी अपने लोगों के लिए और अधिक भलाई कर पाऊंगा। फिर उन्होंने अपने मंत्री जगन्नाथ की ओर देखा और आदेश दिया, मंत्री जगन्नाथ, वीरभद्र के हाथों से यह स्वर्ण मुद्राओं का बक्सा लेकर राजकोष में रखवा दीजिए और सुनिश्चित करें कि इसका उपयोग जनता की भलाई के लिए हो। राजा विक्रम के आदेश पर मंत्री जगन्नाथ स्वर्ण मुद्राओं से भरा संदूक लेने के लिए आगे बढ़े। तभी वीरभद्र ने विनम्रता से राजा की ओर देखा और बोले, महाराज, कृपया एक बार संदूक में रखी हुई स्वर्ण मुद्राओं को गिनवा लीजिए। राजा विक्रम थोड़ा चौंक गए और बोले, वीरभद्र, हमें तुम्हारी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है, हम तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहते। मंत्री जगन्नाथ, जो पास ही खड़े थे, हंसते हुए बोले, महाराज, वीरभद्र की ईमानदारी के चर्चे तो पूरे राज्य में गूंजते हैं। अगर यह कह रहे हैं कि संदूक में पूरा कर रखा है तो निश्चित ही रखा होगा। राजा विक्रम मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही कहा,
जब राज्य में वीरभद्र जैसे व्यापारी हों तो हमें किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं। इतना कहकर मंत्री जगन्नाथ स्वर्ण मुद्राओं से भरा संदूक लेकर खजाने की ओर चल पड़े। राजा विक्रम ने एक नजर वीरभद्र पर डाली और फिर स्नेहपूर्वक बोले, वीरभद्र जलपान करके ही जाना है। वीरभद्र ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आपकी कृपा सदैव बनी रहती है, लेकिन हमें अब लौटना चाहिए। घर पर भी कई कार्य प्रतीक्षारत हैं। राजा विक्रम हंसते हुए बोले, अरे नहीं वीरभद्र, तुम तो जानते हो कि जब भी तुम अपने पुत्र के साथ महल आते हो मैं तुम्हें बिना जलपान कराए जाने नहीं देता। ऐसे कैसे जाने दूं? अशोक जो अब तक चुपचाप खड़ा था, पिता की ओर देखकर मुस्कुराया। राजा विक्रम की वीरभद्र के प्रति स्नेहपूर्ण आत्मीयता देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। राजा ने महल के सेवकों को आदेश दिया, वीरभद्र और अशोक के लिए विशेष जलपान की व्यवस्था की जाए। आज वे हमारे साथ बैठकर जलपान करेंगे। महल के सेवक तुरंत रत्नजड़ित थालियों में स्वादिष्ट पकवान लेकर आए। सुगंधित खीर, केसर मिश्रित दूध, बादाम और पिस्ते से सजी मिठाइयाँ और ताजे फलों से भरे कटोरे। राजा विक्रम ने स्वयं वीरभद्र और अशोक को आसन ग्रहण करने के लिए कहा और बोले, वीरभद्र, यह सिर्फ एक जलपान नहीं बल्कि हमारे मित्रता और सम्मान का प्रतीक है। तुम्हारी ईमानदारी केवल राज्य के लिए ही नहीं बल्कि मेरे लिए भी एक प्रेरणा है। वीरभद्र ने राजा के स्नेह को महसूस किया और श्रद्धापूर्वक उनके निमंत्रण को स्वीकार किया। महल के आंगन में सुनहरी रोशनी बिखर रही थी। वीरभद्र और अशोक राजा विक्रम के दरबार में विश्राम कर रहे थे। कक्ष में सुगंधित धूप जल रही थी और सेवक उन्हें जलपान परोस रहे थे। वहीं एक और राजकुमारी सुलेखा भी बैठी हुई थी, परंतु उसका ध्यान केवल एक ही व्यक्ति पर था, अशोक। उसकी नजरें अशोक पर टिकी थी, मानो वह उसकी हर हरकत को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहती हो। सुलेखा और अशोक एक दूसरे को मन ही मन चाहते थे, परंतु यह प्रेम अभी तक राजमहल की चारदीवारी में कोई स्थान नहीं पा सका था। न ही राजा विक्रम को इस प्रेम की भनक थी और न ही अशोक के पिता वीरभद्र को। परंतु प्रेम कब तक चुप रह सकता था? सुलेखा ने धीरे से अपनी नजरें उठाईं और अशोक की ओर देखकर हल्की मुस्कान के साथ इशारा किया। उसकी आंखों में एक आग्रह था, एक अनकहा निमंत्रण, बगीचे की ओर आने का। अशोक ने उसे समझ लिया और नजरें बचाकर धीरे धीरे महल के सुंदर उद्यान की ओर बढ़ गया। राजमहल का बगीचा अद्वितीय था, रंग बिरंगे फूलों से सजा, चहकते पक्षियों से गूंजता हुआ। सूरज की सुनहरी धूप धीरे धीरे महल की दीवारों पर अपनी सुनहरी चादर बिछा रही थी। अशोक जब वहां पहुंचा तो देखा कि सुलेखा पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। वह गुलाबी पोशाक में किसी स्वर्गीय अप्सरा की तरह लग रही सुलेखा ने जैसे ही अशोक को आते देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी उभर आई। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोली, अशोक, मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। आखिर हमें कब तक ऐसे ही छिप छिप कर मिलना होगा? अशोक ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में भी भावनाओं का तूफान उमड़ रहा था, परंतु वह असमंजस में था। सुलेखा ने उसकी झिझक को भांपते हुए फिर कहा, तुम विवाह की बात पिताजी से कब करोगे? अशोक ने एक पल के लिए नजरें झुका ली और धीरे से कहा, सुलेखा, मैं डरता हूँ। सुलेखा ने आश्चर्य से पूछा, किस बात से? अशोक ने एक लंबी सांस ली और बोला, डरता हूँ कि कहीं महाराज तुम्हारा हाथ मुझे सौंपने से इनकार ना कर दें। तुम एक राजकुमारी हो और मैं तो मात्र एक साधारण व्यापारी का बेटा हूँ। हमारे बीच बहुत बड़ा अंतर है सुलेखा। सुलेखा ने अशोक का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। अशोक, तुम एक व्यापारी के पुत्र हो तो क्या हुआ? क्या व्यापार करने वाला व्यक्ति किसी राजा से कम होता है? तुम अपने आप को इतना कमतर क्यों समझते हो? अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो हिम्मत जुटाओ। मेरे पिता से नहीं तो कम से कम अपने पिता से तो विवाह की बात कर सकते हो। अशोक उसकी बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। सुलेखा ने धीरे से कहा, मुझे डर है
कि अगर जल्दी ही बात नहीं हुई तो पिताजी मेरा विवाह किसी राजकुमार से तय कर देंगे। फिर ना तुम कुछ कर सकोगे ना मैं। सुलेखा की आंखों में चिंता और प्रेम की झलक थी। अशोक ने उसके हाथों को मजबूती से थाम लिया और दृढ़ स्वर में कहा, तुम सही कहती हो सुलेखा, अब और देर नहीं। मैं आज ही पिताजी से इस बारे में चर्चा करूंगा। सुलेखा के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। सूरज की चमकती धूप उनके चेहरों को रोशन कर रही थी और महल का बगीचा उनके प्रेम का मूक साक्षी बन गया था। अशोक अपने पिता वीरभद्र के साथ घर लौट आया। राजमहल से वापसी के दौरान भी उसका मन बेचैन था। पूरे रास्ते वह यही सोचता रहा कि अपने पिता से बात कैसे शुरू करे। उसके दिल में डर था, कहीं पिताजी उसकी बात सुनकर नाराज न हो जाएं, कहीं वे उसके प्रेम को ठुकरा न दें। रात का समय था। महल के ऊंचे गुंबदों के ऊपर चांद अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था। हवाएं मंद मंद बह रही थी, लेकिन अशोक के भीतर एक तूफान उमड़ रहा था। वह अपने कक्ष में बेचैनी से टहल रहा था। कई बार उसने सोचा कि बात टाल दे, लेकिन सुलेखा के शब्द कानों में गूंज रहे थे। अगर जल्दी बात नहीं हुई तो पिताजी मेरा विवाह कहीं और तय कर देंगे। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और धीमे कदमों से पिता के कक्ष की ओर बढ़ा। वहां वीरभद्र किसी गंभीर सोच में लिप्त बैठे थे। उनके चेहरे पर दिन भर की थकान झलक रही थी, लेकिन अशोक को अब और इंतजार नहीं करना था। उसने हल्की आवाज में कहा, पिताजी मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। वीरभद्र ने भौहें उठाकर पुत्र की ओर देखा। हाँ कहो अशोक, क्या बात करनी है? अशोक के होंठ कांपने लगे, जैसे शब्द उसके गले में अटक गए हों। उसने कोशिश की, लेकिन जुबान साथ नहीं दे रही थी। पिताजी मैं और वीरभद्र ने झुंझलाकर कहा, अरे क्या मैं और मैं लगा रखा है? जो भी कहना है साफ साफ कहो। अशोक ने एक गहरी सांस ली और आंखें बंद कर एक ही बार में सब कह दिया। पिताजी, मैं और राजकुमारी सुलेखा एक दूसरे से प्रेम करते हैं। हम विवाह करना चाहते हैं। यह सुनते ही वीरभद्र के चेहरे के भाव बदल गए। उनके हाथ में रखा दीपक हल्का कांप गया। वे कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वह धीरे धीरे गंभीर सोच में डूब गए। अशोक ने अपने पिता के चेहरे की ओर देखा। उनकी चुप्पी और गहरी सोच उसे बेचैन कर रही थी। उसने धीरे से कहा, क्या हुआ पिताजी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? वीरभद्र ने लंबी सांस लेकर कहा, अशोक, तुम जानते हो कि राजकुमारी सुलेखा महाराज विक्रम की इकलौती संतान है। मैं यह सोचकर चिंतित हूँ कि अगर मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर महाराज के पास गया तो कहीं वे मुझे गलत न समझ लें। अशोक के चेहरे पर निराशा की परछाई दौड़ गई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहता, पास खड़ी वीरभद्र की पत्नी रूपरेखा ने आगे बढ़कर कहा, वे आपको गलत क्यों समझेंगे? क्या महल में रिश्ता लेकर जाना कोई अपराध है? वीरभद्र ने सिर हिलाया। उनकी आवाज में चिंता थी। रूपरेखा, तुम समझती नहीं हो। कहीं महाराज को ऐसा न लगे कि मैं किसी लोभ में आकर अपनी पुत्रवधू के रूप में राजकुमारी को पाने का स्वार्थ पाल रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं चाहता कि वे इस नजरिए से सोचें। रूपरेखा ने दृढ़ स्वर में कहा, वीरभद्र, इस राज्य में कौन नहीं जानता कि आप कितने ईमानदार और सम्मानित व्यक्ति हैं। महाराज विक्रम भी आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। उन्होंने हमेशा आपकी सत्यनिष्ठा की प्रशंसा की है। वे कभी भी आपकी नीयत पर शक नहीं करेंगे। वीरभद्र ने रूपरेखा की बात पर विचार किया। कुछ देर तक मौन रहने के बाद उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। अगर ऐसी बात है तो मैं कल ही महाराज से इस विषय पर बात करने महल जाऊंगा। अशोक के चेहरे पर राहत और खुशी की झलक आ गई। उसने माँ की ओर देखा, उनकी आंखों में भी आशीर्वाद झलक रहा था। उधर खिड़की के बाहर चंद्रमा शीतल मुस्कान बिखेर रहा था, मानो यह प्रेम की परीक्षा का पहला चरण पूरा होने की खुशी मना रहा हो। सूरज अपनी स्वर्णिम किरणों से महल के शिखरों को आलोकित कर रहा था।
राजमहल के भव्य दरबार में राजा विक्रम अपने सिंहासन पर बैठे राज्य के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उनकी उपस्थिति मात्र से ही दरबार में एक अद्भुत तेज और गरिमा छाई हुई थी। सभासद अपने अपने स्थान पर बैठे थे और महल के विशाल स्तंभों पर कीमती पर्दे झूल रहे थे। तभी दरबार के द्वार पर हलचल हुई। एक गुप्तचर जिसके कपड़े धूल धूसरित थे और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, हाथ में एक भारी संदूक लिए तेजी से अंदर आया। दरबार में बैठे सभी लोग आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। उसकी सांसें तेज चल रही थी, लेकिन चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। राजा विक्रम ने उसे देखते ही भौहें चढ़ाई और गंभीर स्वर में बोले, हाँ, यह तुम्हारे हाथों में पकड़ा संदूक यही बता रहा है कि जिस कार्य के लिए तुम्हें भेजा था उसमें तुम सफल होकर लौटे हो। गुप्तचर ने शीश झुकाकर कहा, आपने बिल्कुल सही कहा महाराज। राजा विक्रम की आंखों में जिज्ञासा जाग उठी। वे थोड़ा आगे झुके और बोले, बताओ क्या पाया तुमने? गुप्तचर ने संदूक को धीरे से दरबार के बीचों बीच रखा और उसकी धूल झाड़ते हुए कहा, महाराज, आपने जो स्थान बताया था, जब मैंने वहां खुदाई करवाई तो यह रहस्यमयी संदूक मिला। इसे खोलने पर मेरी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। राजा विक्रम की आंखें भी चमक उठीं। उन्होंने आदेश दिया, जल्दी खोलो इस संदूक को। जैसे ही गुप्तचर ने संदूक का ढक्कन हटाया, पूरा दरबार अचंभित रह गया। भीतर रखे असंख्य बेशकीमती हीरे सूर्य के प्रकाश में ऐसे दमक रहे थे मानो अग्नि के छोटे छोटे टुकड़े हों। कुछ हीरे इतने बड़े और चमकदार थे कि उनके सामने दुनिया की कोई भी दौलत तुच्छ लगती। गुप्तचर ने गर्वित स्वर में कहा, महाराज, इन हीरों का मूल्य इतना अधिक है कि इनसे विजयनगर जैसे 200 राज्य खरीदे जा सकते हैं। यह सुनते ही दरबार में एक हलचल मच गई। मंत्रीगण आपस में कानाफूसी करने लगे और राजा विक्रम के चेहरे पर एक गहरी सोच की छाया छा गई। कुछ पलों के मौन के बाद राजा विक्रम ने गुप्तचर की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, तुमने बहुत उत्तम कार्य किया है। तुम्हारी यह खोज केवल मेरे लिए नहीं, बल्कि पूरे राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। गुप्तचर ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और वहां से चला गया। राजा विक्रम धीरे धीरे चलते हुए उस रहस्यमय संदूक के पास आकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में गहरी गंभीरता थी, मानो वे किसी अदृश्य रहस्य को भांपने की कोशिश कर रहे हों। महल के विशाल कक्ष में फैली नीरवता को केवल उनकी धीमी सांसें और दूर जलते दीपों की टिमटिमाती लौ तोड़ रही थी। मंत्री जगन्नाथ, जो काफी देर से इस दृश्य को देख रहे थे, आगे बढ़कर बोले, महाराज, क्या इस संदूक को भी खजाने के कक्ष में रखवा दिया जाए? राजा विक्रम ने गहरी सांस ली और एक पल के लिए सोच में पड़ गए। फिर दृढ़ स्वर में बोले, नहीं मंत्री, यह संदूक हम स्वयं खजाने के कक्ष में रखेंगे। मंत्री जगन्नाथ ने हैरानी से राजा की ओर देखा, लेकिन कुछ कहे बिना उनके साथ हो लिए। मंत्री ने अपनी मजबूत बाहों से उस भारी संदूक को उठाया और राजा के साथ खजाने के कक्ष की ओर बढ़ चले। रास्ते भर मंत्री के मन में प्रश्नों की एक श्रृंखला चल रही थी। खजाने के कक्ष में पहुंचकर उन्होंने संदूक को एक सुरक्षित स्थान पर रखा। जब संदूक का ढक्कन खुला तो उसकी आभा से पूरा कक्ष जगमगा उठा। वह बेशकीमती हीरों से भरा हुआ था, ऐसे हीरे जो दुनिया में दुर्लभ थे। मंत्री जगन्नाथ की आंखें विस्मय से फैल गईं, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कहते, राजा विक्रम ने कक्ष का भारी दरवाजा बंद कर दिया और ताला लगा दिया। परंतु इस बार एक असामान्य बात हुई। राजा विक्रम ने स्वयं खजाने की चाबी अपने पास रख ली। मंत्री जगन्नाथ इस पर चौंक गए। उन्होंने संकोच से पूछा, महाराज, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ कि आपने खजाने की चाबी स्वयं अपने पास रखी हो। क्या कोई विशेष कारण है? राजा विक्रम ने गहरी दृष्टि से मंत्री की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, तुम नहीं जानते मंत्री जगन्नाथ, इस संदूक में जो हीरे हैं उनका मूल्य अनमोल है। यह केवल संपत्ति नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी है।
मैं इस चाबी को ऐसे व्यक्ति को सौंपना चाहता हूँ जिस पर मैं पूर्ण रूप से भरोसा कर सकूं, एक ऐसा इंसान जो धन के लोभ से परे हो, जिसका हृदय ईमानदारी से भरा हो। मंत्री जगन्नाथ कुछ पल सोचते रहे और फिर उत्साह से बोले, महाराज, ऐसा व्यक्ति हमारे राज्य में केवल एक ही है, वीरभद्र व्यापारी। उनकी निष्ठा और ईमानदारी पर संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं। राजा विक्रम के चेहरे पर पसरी चिंता की लकीरें अचानक समाप्त हो गईं। वे हल्के से मुस्कुराए और संतोष भरी दृष्टि से मंत्री की ओर देखते हुए बोले, तुमने बिल्कुल सही कहा मंत्री। जब तक इन हीरों को रखने के लिए कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं मिल जाता, तब तक इस खजाने की चाबी वीरभद्र व्यापारी के पास रहेगी और इस कक्ष की सुरक्षा के लिए स्वयं सेनापति भानु पहरा देंगे। यह मेरा आदेश है। मंत्री जगन्नाथ ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आप कहें महाराज। मंत्री जगन्नाथ अभी भी हैरान थे। उन्होंने कुछ संकोच भरे शब्दों में पूछा, महाराज, आप इस संदूक में रखे हीरो की सुरक्षा को लेकर इतने चिंतित क्यों हैं? राजा विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा, मंत्री, बात यह है कि हमारे पड़ोसी राज्य का राजा चतुर सिंह हमारी धरती पर आक्रमण की योजना बना रहा है। वह लोभी और क्रूर है, उसके लिए सत्ता ही सब कुछ है। अगर उसने हमला किया तो भले ही हम युद्ध में जीत जाएं, लेकिन हमारी प्रजा का बहुत बड़ा नुकसान होगा। न जाने कितने बेगुनाह मारे जाएंगे, उनके घर परिवार उजड़ जाएंगे और चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। मैं अपनी प्रजा को इस अनावश्यक विनाश से बचाना चाहता हूँ। मंत्री जगन्नाथ ध्यान से सुन रहे थे। राजा विक्रम ने आगे कहा, राजा चतुर सिंह की कमजोरी धन दौलत है। मैंने उसके सामने यह प्रस्ताव रखा कि यदि वह हमारे राज्य पर आक्रमण न करे तो मैं उसे यह बेशकीमती हीरो से भरा संदूक सौंप दूंगा। और इत्तेफाक की बात देखिए, वह इस प्रस्ताव पर राजी भी हो गया। मंत्री जगन्नाथ की आंखों में विस्मय झलक उठा। तो क्या अब वह युद्ध नहीं करेगा महाराज? राजा विक्रम ने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में बोले, मैं इतना भी नादान नहीं कि केवल वचन के आधार पर भरोसा कर लूं। कुछ समय बाद आसपास के सभी राज्यों के राजा एक भव्य बैठक में एकत्रित होंगे। मैं उस सभा में सभी राजाओं की उपस्थिति में यह संदूक राजा चतुर सिंह को सौंप दूंगा, लेकिन केवल एक शर्त पर। उसे लिखित में यह वचन देना होगा कि वह हमारे राज्य पर कभी आक्रमण नहीं करेगा। सभी राजाओं के समक्ष वह इस पर हस्ताक्षर करेगा और इस तरह उसका धोखा देने का हर रास्ता बंद हो जाएगा। मंत्री जगन्नाथ की आंखों में प्रशंसा की चमक थी। वे उत्साह से बोले, वाह महाराज, आपने तो एक ही चाल में राजा चतुर सिंह को मात दे दी। यह तो एक महान रणनीति है। युद्ध भी टल जाएगा और आपकी प्रजा भी सुरक्षित रहेगी। लेकिन महाराज, आखिरकार यह हीरो से भरा संदूक है किसका? राजा विक्रम ने शांत भाव से उत्तर दिया, यह संदूक हमारा है मंत्री, और इसमें रखे हुए अनमोल हीरे हमारे पूर्वजों की धरोहर हैं। यह सुनकर मंत्री जगन्नाथ स्तब्ध रह गए। उनकी आवाज में हल्का संकोच था। महाराज, क्या मैं एक बात कह सकता हूँ? राजा विक्रम ने सिर हिलाया। आप अपने पूर्वजों की यह अमूल्य निशानी एक निर्दयी और लालची राजा को क्यों देना चाहते हैं? राजा विक्रम कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। फिर उन्होंने बड़ी शांति और दृढ़ता से कहा, क्योंकि हमारे पूर्वजों की यह निशानी हमारी प्रजा से बढ़कर नहीं है। मंत्री जगन्नाथ कुछ कह न सके। उनके सामने खड़ा राजा केवल एक शासक नहीं, बल्कि एक सच्चा राजधर्म निभाने वाला त्यागी था, जो अपने पूर्वजों की अमूल्य धरोहर को भी अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए बलिदान करने को तैयार था। इतना कहकर राजा विक्रम दरबार की ओर बढ़ गए। उनके कदम दृढ़ थे और उनके मन में केवल एक ही संकल्प था, अपने राज्य और अपनी प्रजा की रक्षा किसी भी कीमत पर। अभी राजा विक्रम अपने सिंहासन पर बैठ ही रहे थे कि तभी महल के द्वार पर वीरभद्र का आगमन हुआ। जैसे ही राजा ने अपने सबसे विश्वासपात्र मित्र और राज्य के प्रतिष्ठित व्यापारी को महल में प्रवेश करते देखा, उनके चेहरे पर प्रसन्नता की चमक आ गई। मुस्कुराते हुए वे बोले, आओ आओ वीरभद्र,
यह तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम स्वयं यहाँ आ गए। हम भी तुम्हारे पास आने ही वाले थे, लेकिन वीरभद्र का चेहरा इस बार पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में संकोच था और माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। राजा विक्रम ने तुरंत यह भांप लिया और गहरी नजरों से उसकी ओर देखते हुए बोले, वीरभद्र, तुम्हें मैंने पहले कभी इतनी चिंता में नहीं देखा। आखिर क्या बात है? किस कारण से तुम इतने व्याकुल दिखाई दे रहे हो? वीरभद्र ने सिर झुकाया, जैसे शब्दों को सही ढंग से संजोने की कोशिश कर रहा हो। फिर धीरे से बोला, महाराज, आज मैं आपके सामने एक व्यापारी बनकर नहीं, बल्कि एक साधारण नागरिक बनकर आया हूँ। मैं आपसे कुछ मांगने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। राजा विक्रम ने आश्चर्य से भौहें उठाईं। मांगने के लिए? उन्होंने अचरज से कहा, वीरभद्र, तुम तो वो व्यक्ति हो जिसने अपनी मेहनत और सच्चाई से सब कुछ पाया है। भला तुम्हें क्या मांगने की आवश्यकता पड़ गई? वीरभद्र ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, महाराज, कल ही मेरे पुत्र अशोक ने मुझसे एक बात कही। उसने संकोच भरे स्वर में मुझे बताया कि वह आपकी पुत्री राजकुमारी सुलेखा को पसंद करता है, और आश्चर्य की बात यह है कि राजकुमारी सुलेखा भी उसे पसंद करती है। इसलिए मैं आज आपके पास आपकी पुत्री का हाथ मांगने आया हूँ। इतना सुनते ही राजा विक्रम की आंखों में चमक आ गई। पहले तो वे चकित हुए, फिर उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई। उन्होंने प्रसन्नता से कहा, अरे, इसमें चिंता की क्या बात है वीरभद्र? तुम्हारा पुत्र अशोक तो इस राज्य का गौरव है। उसके चरित्र, उसकी योग्यता और उसकी ईमानदारी से कौन परिचित नहीं? मुझे यह जानकर अत्यंत हर्ष हो रहा है कि मेरी पुत्री ने अपने लिए ऐसा योग्य जीवन साथी चुना है। मैं तुम्हारा यह प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार करता हूँ। यह हमारा वचन है, राजकुमारी सुलेखा का विवाह तुम्हारे पुत्र अशोक से ही होगा। राजा के इन शब्दों को सुनते ही वीरभद्र की आंखों से आंसू छलक पड़े। यह हर्ष और संतोष के आंसू थे। उसकी आवाज भावुक हो गई। महाराज, आपने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। मैं इस निर्णय से अत्यंत प्रसन्न हूँ, परंतु आपसे कहने से मैं डर रहा था कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। राजा विक्रम हंसते हुए बोले, वीरभद्र, इसमें भला क्या गलत हो सकता है? यह तो एक सुंदर संयोग है। लेकिन तभी राजा का स्वर गंभीर हो गया। वे थोड़ी देर के लिए चुप रहे, फिर बोले, पर अब तुम्हें मेरे मन का बोझ हल्का करना होगा। वीरभद्र ने आश्चर्य से राजा की ओर देखा। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। राजा विक्रम ने धीरे धीरे पूरी घटना वीरभद्र को सुनाई। राजा चतुर सिंह की कुटिलता, युद्ध को टालने की उनकी योजना और वह अनमोल संदूक जिसे उन्होंने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए समर्पित करने का निश्चय किया था। फिर वे गंभीर स्वर में बोले, वीरभद्र, इस राज्य में केवल तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जिस पर मैं पूरी तरह से भरोसा कर सकता हूँ। इसलिए मैं अपने खजाने के कक्ष की चाबी तुम्हें सौंप रहा हूँ। आज से यह चाबी तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। इतना कहते ही राजा विक्रम ने वह चाबी अपने हाथों से उठाकर वीरभद्र की ओर बढ़ा दी। वीरभद्र ने कांपते हाथों से उसे ग्रहण किया और राजा की ओर देखा। उसकी आंखों में गर्व और कर्तव्य बोध की भावना उमड़ पड़ी। वह सिर झुकाकर बोला, महाराज, आप निश्चिंत रहिए। मैं इस चाबी की सुरक्षा अपने प्राणों से भी अधिक करूंगा। राजा विक्रम ने संतोष की सांस ली। वीरभद्र ने झुककर अभिवादन किया और मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। मैं यह शुभ समाचार अपने पुत्र अशोक को सुनाना चाहता हूँ। राजा ने सिर हिलाया। जाओ वीरभद्र, और हाँ, अपने पुत्र को हमारा आशीर्वाद देना। वीरभद्र प्रसन्न मन से वहां से विदा हुआ। सूरज की पहली किरणें अभी जमीन को छू ही रही थी कि वीरभद्र की हवेली में हलचल मच गई। वीरभद्र अभी अभी निद्रा से जागा था जब अचानक उसने अपने द्वार पर भारी कदमों की आहट सुनी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, दरवाजा जोर से खुला और सामने खड़े थे
राजा विक्रम, मंत्री जगन्नाथ, सेनापति भानु और उनके साथ 2 सशस्त्र सैनिक। वीरभद्र के चेहरे पर आश्चर्य और असमंजस के भाव उमड़ पड़े। उसने तेजी से उठकर अभिवादन किया और बोला, महाराज, इतनी सुबह आप यहाँ, और आपके चेहरे पर यह क्रोध क्यों? लेकिन राजा विक्रम के चेहरे पर गहरी कठोरता थी। उनकी आंखों में जलती हुई आग साफ दिख रही थी। उन्होंने भारी स्वर में कहा, वीरभद्र, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वीरभद्र चौंक गया। उसने राजा की ओर देखा, लेकिन वे अपनी ही धधकती नाराजगी में खड़े थे। मंत्री जगन्नाथ भी गंभीर थे और सेनापति भानु की तलवार म्यान में होते हुए भी किसी भी क्षण बाहर निकलने को तत्पर लग रही थी। महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। वीरभद्र की आवाज में असमंजस था। राजा विक्रम एकदम आगबूला हो उठे। उन्होंने गरजते हुए कहा, तुम्हारी ईमानदारी की मिसालें दी जाती थी वीरभद्र। मैंने तुम पर सबसे अधिक भरोसा किया और अपनी सबसे अनमोल धरोहर, खजाने की चाबी तुम्हें सौंप दी। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मेरे साथ ही धोखा कर दिया। तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। राजा के इन शब्दों ने वीरभद्र को भीतर तक हिला दिया। उसने अविश्वास से उनकी ओर देखा और घबराकर बोला, धोखा? आप मुझ पर ऐसा घोर आरोप कैसे लगा सकते हैं महाराज? राजा विक्रम ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और गंभीर स्वर में बोले, आज सुबह जब मैं खजाने के कक्ष की ओर गया तो मैंने देखा कि कक्ष का दरवाजा खुला हुआ था। जैसे ही मैंने भीतर झांका, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह संदूक जो हीरों से भरा था गायब था। वीरभद्र के हाथ कांप गए। उसकी आंखों में अविश्वास था। वह हकलाते हुए बोला, यह असंभव है महाराज। राजा विक्रम ने क्रोध से आगे बढ़ते हुए कहा, और सोचो, इस खजाने की चाबी किसके पास थी? केवल तुम्हारे पास वीरभद्र। तो दरवाजा खोलने वाला भी केवल तुम ही हो सकते हो। वीरभद्र पीछे हट गया। उसे अपनी धड़कनों की गूंज साफ सुनाई दे रही थी। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, महाराज, कृपया धैर्य रखें। मैं निर्दोष हूँ। कल रात से मैंने अपनी हवेली का द्वार भी पार नहीं किया। और फिर महल के चारों ओर इतने सैनिक तैनात रहते हैं। क्या किसी ने मुझे वहां देखा? हवेली के कक्ष में घमासान सन्नाटा छा गया था। राजा विक्रम की आंखों में अब भी क्रोध की ज्वाला जल रही थी। उन्होंने अपनी दृष्टि एक सैनिक की ओर घुमाई और कड़क स्वर में कहा, जो कुछ तुमने मुझे बताया वही अब इस वीरभद्र के सामने दोहराओ। सैनिक ने सिर झुकाया और भयभीत स्वर में बोला, महाराज, मैंने स्वयं वीरभद्र को महल में प्रवेश करते हुए देखा था। उन्होंने खजाने के कक्ष की ओर कदम बढ़ाए और मैं उन्हें इसलिए नहीं रोक सका क्योंकि इस राज्य में केवल वीरभद्र ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें महल में बिना किसी रोकटोक के आने जाने की अनुमति है। सैनिक के इन शब्दों ने कक्ष की हवा को और भी भारी कर दिया। महाराज ने लगभग चीखते हुए कहा, इस गुप्त योजना के बारे में केवल 4 लोग जानते थे, आप, मैं, सेनापति भानु और वीरभद्र। एक और व्यक्ति था जो इस रहस्य से परिचित था, मेरा गुप्तचर जो कल रात ही राज्य छोड़कर चला गया। सेनापति भानु ने गंभीरता से सिर हिलाया, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कक्ष का दरवाजा तो चाबी से ही खुल सकता था और वह चाबी वीरभद्र के पास थी। यह सुनते ही वीरभद्र के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। उसने कांपते हुए अपनी मुट्ठी खोली और अपनी हथेली पर रखी चाबी राजा की ओर बढ़ा दी। यह देखिए महाराज, चाबी अब भी मेरे पास है। फिर मैं इसे चुराकर कहाँ जाता? महल के कक्ष में एक गहरी रहस्यमयी खामोशी छा गई। मंत्री जगन्नाथ और सेनापति भानु एक दूसरे की ओर देखने लगे। राजा विक्रम की मुट्ठियां कसने लगी और उनका चेहरा गहरे संदेह में डूब गया। इसी बीच दरवाजे पर हलचल हुई। वहां पर वीरभद्र की पत्नी रूपरेखा और उसका पुत्र अशोक हड़बड़ाए हुए अंदर आए। उनकी आंखों में भय और असमंजस की छाया थी। वीरभद्र घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े।
उसने राजा विक्रम के सामने हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाकर कहा, महाराज, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। यह सब एक षड्यंत्र है, मुझे फंसाने की साजिश रची गई है। मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। मेरी ईमानदारी पर सवाल मत उठाइए महाराज। लेकिन राजा विक्रम का हृदय इस समय पिघलने वाला नहीं था। उन्होंने ठंडी और कठोर दृष्टि से वीरभद्र को देखा और गरजते हुए बोले, बस वीरभद्र, अब कोई बहाने मत बनाओ। सच्चाई यह है कि तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ चुका है। तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारा व्यापारिक धर्म, तुम्हारा कर चुकाना सब एक छलावा था। हकीकत यह है कि तुम्हारे भीतर का इंसान बेहद लालची और धोखेबाज है। तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। वीरभद्र की आंखों में निराशा और घबराहट की लकीरें और गहरी हो गईं। उसकी पत्नी रूपरेखा ने भी हाथ जोड़कर कहा, महाराज कृपा कीजिए, मेरे पति निर्दोष हैं, उन्हें इस तरह से दंड न दें। लेकिन राजा विक्रम अब तस से मस होने वाले नहीं थे। उन्होंने भारी स्वर में कहा, तुम्हारी निर्दोष होने की कोई गुंजाइश नहीं बची वीरभद्र। तुम्हें तुरंत इस हवेली को छोड़कर जंगलों में जाना होगा। अब से तुम अपना शेष जीवन एक आम नागरिक की तरह बिताओगे, न कोई वैभव न कोई सम्मान। तुम्हारी जितनी भी संपत्ति है मैं उसे जब्त करता हूँ। अब इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहेगा। अशोक, जो अब तक चुप खड़ा था, उसने आगे बढ़कर राजा से कहा, महाराज कृपा करें। क्या आपको सचमुच लगता है कि मेरे पिता ऐसा कर सकते हैं? एक बार सोचिए। लेकिन राजा विक्रम ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उनका स्वर अब और भी कठोर हो चुका था। अब बहुत हो गया सैनिकों, देखते क्या हो। इस धोखेबाज को और इसके परिवार को धक्के मारकर इस हवेली से बाहर निकाल दो। और हाँ, ध्यान रहे, इनमें से कोई भी इस हवेली का कोई भी सामान न छू पाए। इन्हें यहाँ से कुछ भी ले जाने की अनुमति नहीं है। राजा विक्रम की गरजती आवाज पूरे कक्ष में गूंज उठी। सैनिकों ने आगे बढ़कर वीरभद्र को पकड़ लिया। रूपरेखा चीख पड़ी, नहीं, मेरे पति निर्दोष हैं। अशोक अपने पिता को पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन एक सैनिक ने उसे पीछे खींच लिया। वीरभद्र का चेहरा अब भी अविश्वास से भरा था। उसकी आंखों में छलकते आंसू किसी टूटे हुए व्यक्ति की गवाही दे रहे थे। वह बस एक ही बात दोहरा रहा था, मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। लेकिन अब उसकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं था। सैनिकों ने उन्हें जबरन महल के द्वार तक घसीटा। हवेली के द्वार पर राजा विक्रम खड़े थे। उनके चेहरे पर कठोरता थी। सैनिकों ने बिना कोई देर किए राजा विक्रम के आदेश का पालन किया। वीरभद्र, उसकी पत्नी रूपरेखा और पुत्र अशोक को निर्दयता से उनकी ही हवेली से बाहर धक्का दे दिया गया। रूपरेखा की आंखों में भय और अपमान के आंसू थे। अशोक गुस्से और असहायता से अपने पिता का हाथ थामे खड़ा था और वीरभद्र चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था। महल के द्वार पर खड़ी जनता यह अकल्पनीय दृश्य देख रही थी। जो वीरभद्र कल तक इस राज्य का सबसे प्रतिष्ठित नागरिक था, आज वही व्यक्ति अपराधी की भांति दर-दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया गया था। लोगों की फुसफुसाहटें हवा में तैरने लगीं। कुछ हैरान थे, कुछ अविश्वास में थे और कुछ राजा विक्रम के न्याय पर गर्व महसूस कर रहे थे। वीरभद्र की आंखों से गिरते आंसू सूख चुके थे। अब उसकी आंखों में केवल पीड़ा थी, विश्वासघात की पीड़ा, अपमान की पीड़ा। उसने एक अंतिम बार अपनी हवेली की ओर देखा, जिसे वह अब कभी नहीं देख पाएगा। फिर बिना कुछ कहे अपनी पत्नी और पुत्र को साथ लेकर जंगल की ओर बढ़ गया। दूसरी ओर राजा विक्रम अब भी क्रोध की आग में जल रहे थे। उन्होंने अपनी तलवार की मूठ को कसकर पकड़ लिया और गहरी सांस लेते हुए महल की ओर बढ़ गए। उनका मन अशांत था, लेकिन उन्होंने अपने निर्णय को सही ठहराने के लिए खुद को समझा लिया। वीरभद्र ने विश्वासघात किया है और उसे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। राजा विक्रम जैसे ही अपने कक्ष में पहुंचे, तभी राजकुमारी सुलेखा वहां आ गई। उसकी आंखों में असमंजस और चिंता की छाया थी।
उसने व्याकुल स्वर में कहा, पिताजी मेरा मन मानने को तैयार नहीं। मुझे यकीन है कि अशोक के पिता निर्दोष हैं। राजा विक्रम ने अपनी बेटी की बात सुनी, लेकिन उनका चेहरा कठोर बना रहा। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, नहीं सुलेखा, यह सच नहीं हो सकता। वीरभद्र निर्दोष नहीं है। सुलेखा ने आगे बढ़कर राजा का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में दया और सच्चाई की झलक थी। लेकिन पिताजी, क्या आपने कभी सोचा कि कोई उसे फंसा भी तो सकता है? वह वर्षों से इस राज्य की सेवा कर रहे थे, उनकी ईमानदारी पर पूरा राज्य गर्व करता था, फिर अचानक वह इतना बड़ा विश्वासघात क्यों करेंगे? राजा विक्रम ने अपनी बेटी की आंखों में झांका, लेकिन फिर उन्होंने सिर झटक दिया। नहीं सुलेखा, यह मात्र तुम्हारा भ्रम है। वह दोषी है। चाबी केवल उसी के पास थी, और फिर सैनिक ने भी देखा कि उसने रात में महल में प्रवेश किया था। इससे ज्यादा प्रमाण की क्या आवश्यकता है? बात स्पष्ट है, यह उसी का काम है। राजकुमारी सुलेखा का हृदय तेजी से धड़कने लगा। वह जानती थी कि उसके पिता का हृदय कठोर नहीं है, लेकिन इस समय वे अपने निर्णय को लेकर अडिग थे। गहरे जंगल के बीच एक शांत तालाब के किनारे, जहां हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू और पक्षियों के मधुर कलरव की गूंज थी, वीरभद्र अपने परिवार के साथ थकाहारा आकर रुका। उसने तालाब की लहरों को निहारते हुए गहरी सांस ली और अपने बेटे अशोक की ओर देखकर कहा, बेटा अशोक, अब हम यहीं रहेंगे। तालाब भी है, जगह भी सुरक्षित लगती है। हम यहीं अपनी झोंपड़ी बनाएंगे और आगे का जीवन यहीं व्यतीत करेंगे। लेकिन अशोक का मन तूफान की तरह उमड़ रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा और पीड़ा थी। उसने कड़वे शब्दों में कहा, आप कैसे इंसान हैं पिताजी? जीवन भर ईमानदारी से सेवा की, महाराज के प्रति निष्ठावान रहे, फिर भी उन्होंने आपको गद्दार कहकर अपमानित किया, सारी संपत्ति छीन ली और अपनी हवेली से धक्के देकर निकाल दिया। और आप ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इतनी जल्दी सब भूल गए? वीरभद्र ने अपने बेटे की जलती हुई आंखों में देखा, फिर बड़े धैर्य से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा धैर्य रखो, समय हर घाव को भर देता है। मुझे विश्वास है कि एक दिन महाराज को सच्चाई का एहसास होगा और मेरी निष्कलुषता सिद्ध होगी। याद रखना, सच्चाई को हमेशा जलती हुई आग की कसौटी पर कसा जाता है, पर जो सच्चा होता है वह अंततः निखर कर सोने की तरह चमकता है। अशोक ने कुछ नहीं कहा। उसके भीतर द्वंद्व चल रहा था। एक और पिता की नींव, स्वार्थता और सहनशीलता, दूसरी ओर अन्याय का क्रोध। उसने अपने मन के उद्वेग को दबाया और बिना कोई उत्तर दिए जंगल में जाकर लकड़ियां काटने लगा। दिन ढलने तक झोंपड़ी तैयार हो गई। वीरभद्र अपने परिवार के साथ उसी झोंपड़ी में रहने लगा। जंगल के फल फूल खाकर और तालाब का पानी पीकर जीवन यापन करने लगा। लेकिन इस नए जीवन में सुख नहीं था, केवल समझौता था। रूपरेखा, जो कभी महलों में रहती थी, अब फटे पुराने वस्त्रों में जंगल में दिन बिताने को मजबूर थी। उसकी आंखों में हमेशा आंसू भरे रहते। वह अपने पति के साथ आई थी, लेकिन उसके मन में अनगिनत सवाल थे। क्या यह सब नियति थी? क्या उनका सुख समृद्धि से भरा जीवन केवल एक धोखे की वजह से मिट्टी में मिल गया? अशोक, जो कभी उत्साह और ऊर्जा से भरा रहता था, अब उदासी की परछाई बन चुका था। उसकी आंखों में एक ही सवाल घूमता रहता, क्या सचमुच सत्य की जीत होगी? तालाब के जल में चंद्रमा की परछाई झिलमिला रही थी, लेकिन उनके जीवन का भविष्य उतना ही धुंधला था। समय के गर्त में छिपी नियति का रहस्य अभी उजागर होना बाकी था। रात का अंधकार धीरे धीरे सिमट रहा था। चिड़ियों की चहचहाहट और ठंडी हवा की हल्की सरसराहट जंगल की नीरवता को तोड़ रही थी। वीरभद्र अपनी झोंपड़ी के बाहर एक लकड़ी के छोटे से टुकड़े को हाथ में लिए अनमने भाव से बैठा था। उसके मन में बीते दिनों की स्मृतियां उमड़ रही थी। राजमहल, व्यापार की चहल पहल, धन संपत्ति का वैभव, और फिर एक ही क्षण में सब कुछ समाप्त हो जाना। रूपरेखा, जो अंदर बैठी हुई थी, अब और सहन नहीं कर सकी।
उसकी आंखों में असहायता के आंसू छलक आए। वह बाहर आई और दृढ़ स्वर में बोली, वीरभद्र, मैं अब और जंगली फल खाकर नहीं रह सकती। क्या हमारा जीवन अब इसी तरह बीतेगा? वीरभद्र ने पत्नी के दर्द को महसूस किया, लेकिन उसने खुद को संयमित रखते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। उसने रूपरेखा की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, तुम चिंता मत करो रूपरेखा, मैं आज से जंगल में लकड़ियां काटकर राज्य में बेचा करूंगा। खूब पैसे कमाऊंगा, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ कहता, अशोक चौंक पड़ा। आप क्या कह रहे हैं पिताजी? आप लकड़ियां बेचने राज्य में जाएंगे? यह अच्छा लगेगा? वीरभद्र ने मुस्कुराकर कहा, तो इसमें बुरा क्या है बेटा? श्रम में कोई बुराई नहीं होती। मेहनत से कमाया हर पैसा कीमती होता है। अशोक का चेहरा भावनाओं से घिरा था। उसने गहरी सांस ली और कुछ क्षण सोचने के बाद कहा, पिताजी, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है। लेकिन मत भूलिए, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। आप राज्य के सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी थे। वीरभद्र ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में बीते कल की परछाइयां झलकने लगी। उसने अपने कांपते हाथों को कसकर बांध लिया और दृढ़ स्वर में कहा, बेटा, मैं व्यापारी था, लेकिन अब नहीं हूँ। अब मैं सिर्फ एक साधारण इंसान हूँ। और इंसान को अपनी सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। अशोक ने अपने पिता की आंखों में देखना चाहा, लेकिन वहां एक गहरी पीड़ा छुपी हुई थी। कुछ पलों तक नीरवता छाई रही। फिर अशोक ने संकल्पित होकर कहा, अगर ऐसा है तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। आपके काम में हाथ बंटाऊंगा। हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। यह सुनकर वीरभद्र की आंखों में आंसू आ गए। वह जानता था कि उसका बेटा अब बड़ा हो गया है। वह उसकी जिम्मेदारी समझ रहा है। लेकिन एक पिता के रूप में वह नहीं चाहता था कि उसका बेटा यह कठिनाई झेले। उसने अशोक के सिर पर हाथ फेरा और नम्र स्वर में कहा, नहीं बेटा, लकड़ियां काटने और बेचने का काम मैं स्वयं करूंगा। यह मेरा कर्तव्य है। तुम परेशान मत हो। अशोक ने जिद की, लेकिन वीरभद्र अपने निर्णय पर अडिग रहा। वह जानता था कि एक पिता के रूप में उसका कर्तव्य अपने बेटे को संघर्ष से बचाना था, लेकिन वह यह भी जानता था कि जीवन ने उन्हें इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां केवल स्वाभिमान और परिश्रम ही उनका संबल हो सकता है। सुबह के सूरज की पहली किरणें जंगल की हरियाली पर बिखरने लगी। वीरभद्र ने कुल्हाड़ी उठाई और गहरी सांस लेते हुए अपने नए सफर की ओर कदम बढ़ा दिए। एक व्यापारी से लकड़हारे बनने की यात्रा, जिसे नियति ने उसके भाग्य में लिख दिया था। गहरा जंगल, तालाब के किनारे ऊंचे ऊंचे वृक्षों की हरियाली, मंद मंद बहती ठंडी हवा और वातावरण बहुत शांत था। वीरभद्र अपने परिश्रम में लीन था। कुल्हाड़ी के वार से सूखी लकड़ियां टूटकर नीचे गिर रही थी। सूरज की किरणें तालाब के जल पर पड़कर सुनहरी आभा बिखेर रही थी। अचानक एक अनहोनी घटी। कुल्हाड़ी के झटके से उसका संतुलन बिगड़ा और कुल्हाड़ी फिसलकर तालाब के गहरे जल में समा गई। अरे नहीं! वीरभद्र घबराकर तालाब के पास दौड़ा। वह जल में झांकने लगा, लेकिन घना पानी उसकी कुल्हाड़ी को निगल चुका था। जैसे ही वह कुछ सोच पाता, तालाब के पानी में अचानक हलचल होने लगी। जल की लहरें तेजी से उठने लगी, जैसे कोई शक्ति उसके भीतर हिलोरे मार रही हो। वीरभद्र विस्मय से पीछे हट गया। तभी तालाब के बीचों बीच एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और देखते ही देखते एक रहस्यमय द्वार खुल गया। उस द्वार से एक वृद्ध संत प्रकट हुए, जिनकी देह तेजोमय थी और जिनके नेत्रों में गूढ़ ज्ञान की चमक थी। संत के हाथ में एक सुंदर नक्काशीदार डिब्बा था। उन्होंने वीरभद्र की ओर देखा और कोमल स्वर में पूछा, वत्स, यह डिब्बा तुम्हारा है। इसमें अमूल्य रत्न और रहस्यमय शक्तियां भरी हैं, जो तुम्हारे भाग्य को पलट सकती हैं। वीरभद्र ने श्रद्धा से संत को प्रणाम किया और नम्रता से उत्तर दिया, महात्मन, यह डिब्बा मेरा नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तालाब में गिर गई थी। मैं बस वही ढूंढ रहा हूँ।
संत मंद मंद मुस्कुराए। उनकी आंखों में संतोष की झलक थी। फिर उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़का और अगले ही क्षण उनके हाथ में एक प्राचीन तलवार प्रकट हुई। तलवार इतनी चमकदार थी कि सूर्य की किरणें उस पर पड़ते ही उसकी धार आग की लपटों जैसी दमक उठी। तो क्या यह तलवार तुम्हारी है? संत ने पूछा। यह कोई साधारण तलवार नहीं, अपराजेय शक्ति का प्रतीक है। इसे धारण करने वाला योद्धा कभी पराजित नहीं होता। वीरभद्र ने फिर सिर हिलाया। नहीं महात्मन, यह भी मेरी नहीं है। मैं केवल अपनी कुल्हाड़ी चाहता हूँ ताकि अपने श्रम से जीवनयापन कर सकूं। अब संत की प्रसन्नता चरम पर थी। उन्होंने अपने करकमलों को आकाश की ओर उठाया और तालाब का जल पुनः हिलोरे मारने लगा। अगले ही क्षण उसी जल से एक साधारण लोहे की कुल्हाड़ी प्रकट हुई जिसे उन्होंने वीरभद्र को सौंप दिया। वत्स, तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई ने तुम्हें इस परीक्षा में सफल बनाया है। संत बोले, सच्चाई की परीक्षा कठिन होती है, पर जो इसे पार करता है वह वास्तविक समृद्धि प्राप्त करता है। इसलिए यह डिब्बा और यह तलवार भी मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और यही तुम्हारे उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगी। वीरभद्र संत के आशीर्वाद से अभिभूत था। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, लेकिन साथ ही मन में यह प्रश्न भी उठ रहा था कि आगे क्या करना चाहिए। संत ने उसकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर गहरी दृष्टि से उसे देखा और शांत स्वर में बोले, वत्स, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। तुम्हें विश्वासघात का शिकार बनाया गया, लेकिन अब समय आ गया है कि सत्य का उद्घाटन हो। मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। वीरभद्र ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, महात्मन, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप मेरी सहायता करना चाहते हैं, परंतु यदि आप मुझे धन देना चाहते हैं तो क्षमा करें, मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता। मैं केवल अपनी मेहनत से अर्जित धन ही लेना पसंद करता हूँ। संत मंद मंद मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। वीरभद्र, मैं जानता हूँ कि तुम स्वाभिमानी और सच्चे व्यक्ति हो, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ से कुछ ही दूर एक अत्यंत घना वृक्ष है, जिसकी शाखाएं इतनी विशाल और फैली हुई हैं कि वे धरती को छूती हैं। उस वृक्ष के पास एक संदूक रखा है जो अनमोल हीरों से भरा हुआ है। यह वही धन है जो छल और कपट से राजा विक्रम के खजाने से चुरा लिया गया था और अब इसी के कारण तुम्हें अपमानित किया गया। वीरभद्र आश्चर्य से संत की बात सुन रहा था। संत ने आगे कहा, अब तुम्हें एक और कार्य करना होगा। तुम शीघ्र ही विजयनगर राज्य की सीमा पर जाओ। वहां तुम्हें राजकुमारी सुलेखा मिलेगी, जो इस समय केवल तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही है। राजकुमारी सुलेखा? वीरभद्र ने विस्मय से दोहराया। हाँ, संत बोले, वह ही तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण राजा विक्रम के समक्ष ला सकती है। जब तुम उससे मिलो तो उसे यह संदेश देना कि वह राजा विक्रम को उसी घने वृक्ष के पास ले आए और स्वयं वृक्ष के पीछे छिप जाएं। जब राजा वहां आएंगे तो तुम्हारे असली दोषी स्वयं ही उनके सामने आ जाएंगे। लोभ और भय से ग्रसित मनुष्य अपने ही जाल में फंस जाता है। सत्य को उजागर होने में देर भले ही लगे, लेकिन अंधकार अधिक समय तक उसे ढक कर नहीं रख सकता। वीरभद्र अब तक संत की बातों को ध्यान से सुन रहा था। उसे समझ आ गया कि यह केवल भाग्य का खेल नहीं, बल्कि नियति द्वारा प्रदत्त एक अवसर था, अपने सम्मान को वापस पाने का, सत्य को सामने लाने का। संत मुस्कुराए और अपने दोनों हाथों को आकाश की ओर उठाया। एक प्रकाश पुंज उनके चारों ओर लहराया और अगले ही क्षण वे अदृश्य हो गए, जैसे जल में बूंद घुल जाए। वीरभद्र स्तब्ध रह गया, लेकिन अब उसके मन में कोई संदेह नहीं था। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, संत द्वारा बताए गए मार्ग की ओर देखा और निश्चयपूर्वक विजयनगर राज्य की ओर चल पड़ा। वीरभद्र तेज कदमों से उस दिशा में बढ़ रहा था जहां उस संत ने इशारा किया था। जंगल घना और रहस्यमयी था। हर ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष खड़े थे, जिनकी शाखाएं एक दूसरे में उलझी हुई थी।
मानो कोई गूढ़ रहस्य अपने भीतर छिपाए हुए हों। पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट के बीच वीरभद्र का मन रोमांच और जिज्ञासा से भर उठा। कुछ ही देर बाद उसे एक विशाल वृक्ष दिखाई दिया जिसकी मोटी शाखाएं जमीन तक फैली हुई थी, जैसे किसी रहस्यमयी दैत्य की विशाल भुजाएं हों। उसकी छाव में एक पुराना और भारी संदूक रखा था जिसकी धातु पर समय की परत चढ़ चुकी थी। वीरभद्र की आंखें चमक उठीं। वह धीरे धीरे उस संदूक के पास पहुंचा और ध्यान से उसे देखने लगा। हाँ, यह वही संदूक लग रहा है, वीरभद्र ने खुद से कहा। उसकी आवाज में उत्साह और रहस्योद्घाटन की मिश्रित भावनाएं थीं। लगता है यही वह खजाना है जो महाराज विक्रम के कक्ष से गायब हुआ था। क्षण भर भी विलंब किए बिना वीरभद्र तेजी से संदूक को वहीं छोड़कर जंगल से निकल पड़ा। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था, जैसे किसी महत्वपूर्ण कार्य की घड़ी आ पहुंची हो। उसकी गति हवा से भी तेज थी और जल्द ही वह विजयनगर की सीमा पर पहुंच गया। राज्य की सीमा पर एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ी राजकुमारी सुलेखा जंगल की ओर टकटकी लगाए उदास खड़ी थी। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें स्पष्ट थीं, मानो किसी खोई हुई आशा की प्रतीक्षा कर रही हो। जैसे ही उसकी नजर वीरभद्र पर पड़ी, उसकी आंखें आशा से भर उठीं। वह उत्साहित स्वर में बोली, क्या आप कुछ पता लगा सकें? वीरभद्र हांफता हुआ उसके पास पहुंचा और धीरे से उसके कान में पूरी घटना कह सुनाई। सुलेखा के चेहरे पर आश्चर्य, प्रसन्नता और जोश के भाव एक साथ उमड़ आए। आप चिंता मत कीजिए, सुलेखा ने दृढ़ स्वर में कहा। मैं अभी पिताजी को लेकर वहां पहुंचती हूँ। यह कहते ही राजकुमारी सुलेखा बिना कोई विलंब किए महल की ओर दौड़ पड़ी। उसके पैरों की गति उतनी ही तेज थी जितना उसका हृदय धड़क रहा था। राजमहल की भव्य दीवारें जैसे उसकी बेचैनी को भांप रही थी। वह सीधे राज दरबार में पहुंची जहां महाराज विक्रम गंभीर मुद्रा में अपने सिंहासन पर बैठे थे। पिताजी, सुलेखा की सांसें तेज थी, पर उसकी आवाज में दृढ़ता थी। मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात जान ली है। हमें तुरंत जंगल के उस पुराने विशाल वृक्ष के पास जाना होगा। राजा विक्रम ने उसकी आंखों में झांका। वहां जोश भी था और एक अनकहा विश्वास भी, लेकिन उनके मन में संदेह की हल्की परछाई तैर गई। सुलेखा, यह कहीं वीरभद्र की कोई नई चाल तो नहीं? राजा विक्रम ने गहरी आवाज में पूछा। अगर वह निर्दोष हुआ तो एक बार उसकी बात मान लेने में क्या बुराई है पिताजी? सुलेखा ने विनम्रता से उत्तर दिया। राजा कुछ क्षण चुप रहे। उनके मन में उथल पुथल मच गई थी। वीरभद्र पर उनका विश्वास एक समय अडिग था, पर बीते दिनों की घटनाओं ने उसमें दरार डाल दी थी। पर सुलेखा की आंखों की दृढ़ता ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, तुम्हारे कहने पर हम एक बार वहां जरूर चलेंगे, राजा ने गंभीर स्वर में कहा। सुलेखा की आंखों में चमक आ गई। बिना कोई समय गवाए राजा विक्रम अपनी सेना के कुछ विश्वासपात्र सैनिकों के साथ राजकुमारी को लेकर जंगल की ओर चल पड़े। रात्रि का आकाश धीरे धीरे काला हो चला था। जंगल की सघनता और रहस्यपूर्ण नीरवता वातावरण को और भी गूढ़ बना रही थी। राजा विक्रम, राजकुमारी सुलेखा और वीरभद्र विशाल वृक्ष के पास पहुंच चुके थे जहां संदूक रखा था। यह वही स्थान है, वीरभद्र ने धीरे से फुसफुसा कर कहा। राजा विक्रम और सुलेखा एक मोटी झाड़ी के पीछे छुप गए, जबकि वीरभद्र वृक्ष के पीछे खड़ा रहा। समय धीमे धीमे सरक रहा था और हर एक क्षण भारी प्रतीत हो रहा था। अचानक पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। कुछ घोड़ों के कदमों की आहट पास आती जा रही थी। फिर अंधकार में से दो छायाएं प्रकट हुईं, मंत्री जगन्नाथ और सेनापति भानु। राजा विक्रम की आंखें आश्चर्य और क्रोध से फैल गईं। उनके सबसे विश्वासपात्र मंत्री और सेनापति इस जंगल में इतनी रात गए क्या कर रहे थे? यह कैसे संभव है? राजा ने धीमे स्वर में कहा, मानो स्वयं को ही सांत्वना दे रहे हों। पिताजी, अब आपको सच स्वयं ही देखने को मिलेगा।
सुलेखा ने उनके कान में फुसफुसाया। राजा विक्रम ने अपनी सांसें रोक ली और झाड़ियों के पीछे से उन दोनों की हरकतों को ध्यान से देखने लगे। सत्य अब धीरे धीरे परत दर परत खुलने वाला था। चांदनी रात में विशाल वृक्ष के नीचे दो परछाइयां खड़ी थी। हल्की ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन मंत्री जगन्नाथ और सेनापति भानु के चेहरे पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। उनके सामने ही वह भारी संदूक रखा था जिसमें अनगिनत बेशकीमती हीरे चमक रहे थे। सेनापति भानु ने चारों ओर देखा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वहां कोई नहीं है। फिर वह एक कुटिल मुस्कान के साथ मंत्री जगन्नाथ की ओर मुड़ा और बोला, आह मंत्री जी, वह मूर्ख राजा विक्रम कभी सोच भी नहीं सकता कि उसके सबसे करीबी लोग ही वर्षों से खजाना चुरा रहे हैं। मंत्री जगन्नाथ ने ठहाका लगाया, हाँ, अगर मैं पहले ही खजाने की कई चाबियां न बनवा लेता और वर्षों से इसे चुराता न रहता तो यह कभी संभव ही नहीं हो पाता। लेकिन यह सब तुम्हारे बिना अधूरा था भानु। अगर तुमने मेरे लिए वीरभद्र के खिलाफ झूठी गवाही न दी होती तो राजा विक्रम कभी उसे दोषी नहीं मानता। वह वीरभद्र पर आंख मूंद कर भरोसा करता था। सेनापति भानु ने सिर हिलाया, सच कहा मंत्री जी, अगर वह हमारी चाल में न फंसता तो आज भी राजा का सबसे प्रिय होता। फिर मंत्री ने संदूक को देखते हुए पूछा, लेकिन तुमने इसे यहाँ जंगल में क्यों छोड़ दिया? सेनापति भानु ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, मुझे डर था कि राजा विक्रम अगर हमारे महलों की तलाशी लेने लग गया तो हम पकड़े जाते। यह जंगल वीरान है, यहाँ कोई आता जाता नहीं, इसलिए मुझे यह जगह सबसे सुरक्षित लगी। लेकिन अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें इस हीरे से भरे संदूक को लेकर किसी और राज्य में चले जाना चाहिए। वहां हमारी जिंदगी शान और शौकत में गुजरेगी। लेकिन तभी अंधेरे में से एक गूंजती हुई आवाज आई, वाह वाह मंत्री जगन्नाथ और सेनापति भानु, तुम्हारी योजना तो बहुत ही शानदार थी। दोनों चौंक कर पीछे मुड़े और जैसे ही उन्होंने देखा कि उनके सामने स्वयं राजा विक्रम खड़े हैं, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उनके ठीक पीछे राजकुमारी सुलेखा और वीरभद्र खड़े थे और चारों ओर से सैनिकों ने उन्हें घेर लिया था। मंत्री जगन्नाथ के हाथ कांपने लगे, उसकी आवाज लड़खड़ा गई, महाराज, आप यहाँ? राजा विक्रम की आंखों में गहरा क्रोध था। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, अगर तुम इस संदूक को चुराकर किसी और राज्य भाग भी जाते तो शायद मुझे उतना दुख नहीं होता। लेकिन तुमने वीरभद्र जैसे सच्चे और निष्ठावान व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाकर घोर अन्याय किया है। यह विश्वासघात क्षम्य नहीं है। राजा की गर्जना सुनकर मंत्री जगन्नाथ और सेनापति भानु के चेहरे पर घबराहट छा गई। वे कोई बहाना बनाने ही वाले थे कि राजा ने गूंजती आवाज में आदेश दिया, सैनिकों, इन दोनों विश्वासघातियों को तुरंत बंदी बना लिया जाए। इन्हें अपने जीवन का शेष समय कारागार में ही बिताना होगा। सैनिकों ने झटपट दोनों को पकड़ लिया। जगन्नाथ और भानु ने भागने की कोशिश की, लेकिन भाग्य ने अब उनका साथ छोड़ दिया था। राजा विक्रम ने एक बार फिर वीरभद्र की ओर देखा। उनकी आंखों में पछतावा और गर्व का मिश्रण था। उन्होंने आगे बढ़कर वीरभद्र का कंधा थपथपाया और कहा, वीरभद्र मेरे मित्र, आज मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। मैंने तुम पर संदेह करके अन्याय किया। मुझे तुम पर संदेह नहीं करना चाहिए था वीरभद्र। राजा की आवाज में पश्चाताप और सच्चाई थी। वीरभद्र ने उनकी आंखों में झांका और मुस्कुराते हुए बोला, अरे अरे महाराज, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने कोई गलती जानबूझकर नहीं की। आपको स्वयं धोखा दिया गया था। मेरे लिए यह सबसे बड़ी बात है कि सत्य की जीत हुई और न्याय मिला। कृपया ऐसी बातें कहकर मुझे शर्मिंदा मत करें। राजा विक्रम ने आगे बढ़कर वीरभद्र को गले लगा लिया और बोले, यह तुम्हारा बड़पन है मित्र, लेकिन अब एक और काम बाकी है। चलो वीरभद्र, अपनी हवेली चलो। मैं सबके सामने अपने किए की क्षमा मांगूंगा और तुम्हें
तुम्हारा खोया हुआ सम्मान लौटाऊंगा। राजकुमारी सुलेखा मुस्कुराई। वीरभद्र ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आपके ऐसा कहने से ही मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। लेकिन राजा विक्रम ने मुस्कुराते हुए बीच में ही उसकी बात काट दी। नहीं नहीं, माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। और एक और बात, तुम्हारे बेटे और मेरी बेटी सुलेखा के विवाह का जो वचन मैंने दिया था उसे अब मैं आदेश के रूप में दोहराता हूँ। वीरभद्र, अब तुम्हारा बेटा मेरा दामाद बनेगा। यह सुनते ही सुलेखा की आंखें चमक उठीं। राजा विक्रम स्वयं वीरभद्र और उसके परिवार को आदरपूर्वक अपनी हवेली वापस ले आए। पूरा नगर आनंदित था। वीरभद्र को न्याय मिल चुका था और जनता के बीच उनका सम्मान पहले से भी अधिक बढ़ गया था। कुछ ही दिनों बाद महल में भव्य आयोजन हुआ। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। भव्य दीप मालाओं से महल सजाया गया। चारों ओर संगीत और उल्लास का वातावरण था। अंततः वह शुभ दिन आया जब वीरभद्र के पुत्र अशोक और राजकुमारी सुलेखा का विवाह संपन्न हुआ। राजा विक्रम ने अपनी पुत्री का हाथ अशोक के हाथ में देते हुए वीरभद्र से कहा, आज मैं न केवल अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे बेटे से कर रहा हूँ, बल्कि अपनी भूल को भी सुधार रहा हूँ। वीरभद्र, तुम्हारी सच्चाई और निष्ठा ने यह स्थान पाया है और मुझे गर्व है कि तुम्हारा बेटा अब मेरे परिवार का हिस्सा है। राज्य भर में आनंद की लहर दौड़ गई। अशोक और सुलेखा का यह विवाह इतिहास में सत्य और विश्वास की विजय के प्रतीक के रूप में हमेशा याद रखा गया।